हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। आज के सेशन में अपन क्लास 11 देखेंगे जो रिसेंट की एग्जाम हुई है। आरआरबी, जेई, एएलपी ग्रेड 1, ग्रेड 3 एंड अदर जो रिसेंट की एग्जाम हुई है, लाइक एएलपी सीपी2 की भी मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। यदि उसका व्यय 2% कम हो जाता है और बचत कितनी परसेंट बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, तो उसका आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो, आरपीएफ एसआई में आया हुआ है 9 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 में। इसको कैसे करेंगे, मुझे से बताओ। इनकम एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग। सेविंग से कितना परसेंट अधिक है, 100% अधिक है कितना, व्यय। तो आप सेविंग को मान लो कितना, 100, इससे 100% अधिक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सपेंडिचर। क्योंकि बोला है यहाँ पर, देखो, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। अगर इसका 100% अधिक करोगे मतलब कितना हो जाएगा, इसका डबल, कितना हो जाएगा, 200। तो यहां से आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो होता है प्लस का, एक एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो रेशियो आता है अपने पास, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग करते हैं तो अपने पास क्या आ जाती है, इनकम। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कितना है, 200, सेविंग कितना है अपने पास, 100, तो अपने पास इनकम आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 300। इतना समझ में आया। फिर ऐसे बोला उसका व्यय 2% कम हो जाता है। तो अगर इसका 2% कम करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4। तो 4 कम करूंगा, यहाँ से जो नया एक्सपेंडिचर आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 196। और बोल रहा है कि बचत 10% बढ़ जाती है। अगर अपन इसका 10% बढ़ाते हैं तो यहाँ से कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। तो 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा नया बचत, 110। तो यहाँ से देखो नई इनकम कितनी हो जाएगी, 196 प्लस 110, यहाँ से कितना हो जाएगा, 306। अब यही पूछा है कि उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो पहले 300 थी, ठीक है, और अब कितनी हो गई, 306। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 6 की बढ़ रही है। किस पर बढ़ेगा, 300 पर। और परसेंटेज के लिए मैं क्या लगा दूंगा, डबल जीरो। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, 3 से कितना हो जाएगा, 2%। कितना परसेंटेज बढ़ रही है, 2%। लेकिन यहाँ पर तो जो ऑप्शन है परसेंटेज में नहीं दे रखा। तो जब परसेंटेज में नहीं दे रखा तो देखो इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा मेरे पास, डबल जीरो। अब इसमें अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 0.02। तो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं। तो क्योंकि जो मैंने प्रीवियस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस में, जो रिसेंट की एग्जाम आ रही है, उनमें क्या होता है कि इजी क्वेश्चन होते हैं। जो ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं वहां यहाँ पर नहीं ले रहा। तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। एक व्यापारी जो वस्तु है उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं हैं, खरीदने पर उसे 4 वस्तु की निःशुल्क देता है और पूरे लेन देन पर उसे 33% का लाभ होता है। तो मान लीजिए कि उसके ग्राहक को 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और उसका क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना। मुझे से बता दो, यहाँ पर आप लोगों को नहीं पता सीपी कितना है, तो आप मान लो कि प्रत्येक वस्तु का सीपी अपन खुद से मान लेंगे। प्रत्येक वस्तु का सीपी हो जाएगा, वो कितना है, 100 रुपए है। खुद से मान लिया अपन ने। मुझे से बता दो, 14 वस्तुएं क्या कर रहा है, वो भुगतान कर रहा है, मतलब 14 वस्तुओं को क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। और 4 वस्तुएं कितनी कर रहा है, फ्री दे रहा है। 4 वस्तु क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है। तो टोटल वस्तुएं तो कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 4 कितने हो गए, 18। तो 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, उसको उसने जो खरीदे हैं उसने कितने रुपए में खरीदे होंगे। एक वस्तु का 100 रुपए, तो 18 वस्तुओं में कितने रुपए खरीदे होंगे, 1800 रुपए में वो वस्तु खरीदी होंगी, 18 वस्तुएं। क्योंकि एक वस्तु का आपने सीपी मान लिया 100 रुपए, तो उसके पास टोटल 18 वस्तु थी, तो 18 वस्तुओं का प्राइस कितना हो गया, 1800 रुपए। समझ में आया। अगर मुझे इसे बता दो, ये बोल रहा है कि कोस्ट प्राइस पे कितना लाभ हो रहा है, 33% का लाभ होता है। अगर मैं उसका कोस्ट प्राइस 100 मान लेता हूं, अगर इसके 33% का लाभ होगा तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा अपने पास कितना आएगा, 133 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब देखो कोस्ट प्राइस की वैल्यू है, यहाँ से अपन सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। ठीक है, 18 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो 1800 वस्तु है, 18 वस्तु अपने निकाली, क्या टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर अपने 100 माना है, 100 की वैल्यू 100 दे रखी है, अपने 133 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से 133 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 133 इंटू 18 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2394। ये तो 2394 आया, ये अपने पास क्या आया, 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आया है। क्या है, 18 वस्तु का सेलिंग प्राइस आया है, लेकिन उसमें पैसे कितने का दे रहा है, वो 14 वस्तुओं का दे रहा है। ये सुनो, इतना समझ में आया। अगर ये 14 वस्तुओं के पैसे दे रहा है तो ये 14 वस्तुओं क्या आया होगा, सेलिंग प्राइस आया होगा ना, क्योंकि 4 वस्तु तो क्या क्या थी, फ्री थी। तो इसमें तो क्या नहीं लगेंगे, उसके पैसे लगेगी नहीं। तो ये कितने रुपए का आ जाएगा, 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आएगा। अगर मुझे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं 14 से इससे डिवाइड कर दूंगा, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 171 रुपए। एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है अपने पास कितना है, 171 रुपए। ये सुनो, इतना समझ में आया। अगर मुझे ऐसे बता दो, अब एक चीज ये दे रखा है यहाँ पर अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आप मान लो यहाँ पर मार्क प्राइस है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, अगर इस पर डिस्काउंट देते हैं तो मेरे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ये सुनो, तो मार्क प्राइस मान लो 100, इस पर अगर 5% की छूट देता है तो उसको सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितनी हो जाएगी, 95। कितना हो जाएगा, 95। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है
171 किसकी वैल्यू दे रखी है, 95 की। और यहाँ से अपन मार्क प्राइस निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 95 नंबर कितना होता है, 171 होता है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ से कितना होता है, पहले 5 से काटो इसको, यहाँ से 5 से काटोगे तो कितना होगा 20, और 5 से काटोगे तो कितना 19, और 19 नंबर कितना होता है 171। यहाँ से जो मार्क प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। देखो आपने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, आपके पास आ जाएगा मार्क प्राइस कितना आएगा 180। तो मार्क प्राइस से कितना परसेंट अधिक है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कितना परसेंट दिख रहा है, 80% अधिक दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो कोई अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अपने 2 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व किया और इसको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अपने क्या मान लिया, देखो मैं वापस समझाता हूँ कि 100 रुपए मान लिया एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लिया अपन ने 100 रुपए मान लिया। अब देखो उसके पास 4 वस्तुएं तो वो फ्री देता है, और 14 वस्तु क्या करता है, को भुगतान करना पड़ता है। तो मुझे इसे बता दो, जो कॉस्ट प्राइस होगा तो वो तो 18 वस्तुओं पर लगेगा ना। तो 18 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 18 इंटू 100, क्यों, क्योंकि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो 18 का कितना हो जाएगा 1800 रुपए। समझ में आ गया। अब फिर ये बोला कि 33% का लाभ होता है, तो 33% का लाभ होता है, 100 से 133 हो गया। तो 100 की वैल्यू दे रखी है, 133 की वैल्यू मतलब मैं सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकाल लिया 2394। लेकिन जो 14 वस्तु यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में कि वस्तुओं के लिए भुगतान करता है 14 वस्तु, मतलब ये जो 2394 है 14 वस्तुओं की प्राइस है। मुझे एक वस्तु का प्राइस निकालना है, तो मैं 14 से डिवाइड कर दिया, तो एक वस्तु का क्या आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 171। फिर बोला कि 5% की छूट देता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस पर अगर अपन डिस्काउंट देते हैं तो अपने पास क्या आता है सेलिंग प्राइस। तो 100 पर अगर 5% की डिस्काउंट देगा तो अपने पास कितना मिलेगा सेलिंग प्राइस 95। तो 95 की वस्तु दे रखी है कितना 171, 171 की वैल्यू कितनी दे रखी है 95, और अपना मार्क प्राइस की वैल्यू चाहिए, मतलब 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ तो कितना आ गया 180। तो यही पूछा कि लास्ट में कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना अधिक है, तो अपने को दिख रहा है 100 पर कितना अधिक है 80%। ऑप्शन नंबर ए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 12 रसोई 4 घंटे में 96 व्यंजन बना सकते हैं। तो ये बोला है कि प्रत्येक रसोईया द्वारा प्रति घंटे द्वारा बनाए जा सकने औसत व्यंजनों की संख्या बताओ। तो ऐसे बोल रहा है कि जो 12 रसोईया हैं, ठीक है, 12 मेन बोल देता हूँ रसोई की जगह, ठीक है, यहाँ पर 4 घंटे में टोटल भोजन कितना बनाते हैं 96। तो बोला कि एक मेन होगा, मतलब कितना होगा, इसमें डिवाइड कर दो, एक मेन हो जाएगा। तो एक घंटा मतलब एक, इसमें 4 का डिवाइड कर दो, तो ये एक मेन और एक हावर द्वारा बनाए गए क्या जाएगा व्यंजनों की औसत संख्या आ जाएगी। तो देखो कितना हो गया 12 इंटू 96, और 4 से कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा औसत संख्या 2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। चंदू नाव से धारा के प्रतिकूल 245 किलोमीटर की दूरी में 30 घंटे में तय कर सकता है, और जो धारा के अनुकूल है वो 21 घंटे में तय कर सकता है। तो धारा की गति बताओ। देखो अनुकूल गति होती है वो क्या होती है, अनुकूल गति क्या होती है, अपन मानते हैं एक्स प्लस वाई। यहाँ पर जो मैं एक्स मानता हूँ वो क्या होती है नाव की गति, और जो वाई होती है वो धारा की गति। तो जो अनुकूल होता है ना उसको अपन मानते हैं एक्स प्लस वाई, और जो प्रतिकूल होता है उसको क्या मानते हैं अपन एक्स माइनस वाई। ये सोनो। और डिस्टेंस क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर अपने को क्या निकालना है स्पीड निकालना है, तो अपने क्या कर देंगे डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहां से आप देखो मुझे अगर स्पीड चाहिए, अगर मुझे स्पीड चाहिए एक्स प्लस वाई चाहिए, अनुकूल की जो स्पीड चाहिए, तो क्या करूंगा डिस्टेंस तो मेरे पास कितना है 245, और अनुकूल का टाइम कितना लग रहा है मेरे पास 21 घंटे। कितना लग रहा है यहाँ से 21 घंटे, तो यहाँ से 6 मिनट डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी अनुकूल की स्पीड आ जाएगी। अगर इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना चला जाएगा 11.6 ऐसे जाएगा, 6 ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हो अप्रोक्स में 11.67, ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी। अगर आप प्रतिकूल की स्पीड निकालते हो तो देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन टाइम क्या है चेंज है। तो यहाँ पे 30 घंटे में अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, ये भी चला जाएगा कितना 8.166 आएगा। यहाँ से अगर इसको अप्रोक्स लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 8.17। ठीक है, अब मुझे इसे बता दो, अगर इसको सोल्व करते हैं अपन को क्या चाहिए धारा की गति, मतलब अपन को वाई की वैल्यू चाहिए। तो एक्स प्लस वाई अपन को दे रखा कितना 11.67, ये सुनो, और एक्स माइनस वाई अपन को दे रखा कितना कितना दे रखा 8.17। अगर अपन को धारा गति चाहिए वाई की चाहिए, तो अपन को एक्स को कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ से माइनस करता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करता हूँ, देखो एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा वाई वाई कितना हो जाएगा 2y। तो 11.67 में से 8.17 को माइनस करूंगा तो यहाँ से कितना होगा मेरे पास 3.5। तो वाई की वैल्यू चाहिए, देखो 35 में एक में करूंगा तो कितना हो गया 1.75 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 110 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाला मिश्रण बनाने के लिए एक प्रकार के 30 किलोग्राम चावल और 60 किलोग्राम चावल दूसरे प्रकार के चावल के साथ मिलाया जाता है, जिसका जो लागत है 100 रुपए है। तो पहले प्रकार के चावल का आपको मूल्य बताना है। तो देखो प्रति किलोग्राम जब भी अपन एलिगेशन लगाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है ना प्रति किलोग्राम ऐसा आएगा ना प्रति किलोग्राम। तो जो रेशियो आता है ना, जिसमें बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल की यहाँ पर फर्स्ट है और एक सेकंड थर्ड है। तो फर्स्ट का तो पूछा है अपन को नहीं पता, सेकंड का कितना दे रखा है, यहाँ पर सेकंड का कितना दे रखा है, ये रहा कितना दे रखा है 100 रुपए, और जो दोनों का मिक्स दे रखा है कितना दे रखा है 110।
तो अब आप लोगों को ये कंफ्यूज होता होगा कि यहाँ पर जो ये अपन ऐसे रेशियो निकालते हैं वो किसका आता है, यहाँ पर जो रेशियो आता है वो किसका आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये प्रति किलोग्राम, अगर यहाँ पर प्रति घंटे आता है तो घंटे का रेशियो आता है, यहाँ पर प्रति किलोग्राम है तो यहाँ पर किसका रेशियो आएगा, केजी का आएगा। केजी का रेशियो दे रखा है, पहले का कितना है 30 और दूसरे का कितना है 60, तो यहाँ से इसका रेशियो लेंगे तो कितना होगा, 3 3 3 दूनी 6, यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। अब एक बार अच्छे से समझो, मुझे से बता दो, यहाँ पर देखो इस बीच वाले को देखा करो सबसे पहले। अगर मुझे ये बताओ इससे और ये बीच वाले को दोनों से कंपेयर करा करो, बीच वाले को दोनों से कंपेयर करा करो, कैसे करोगे, देखो 110 से क्या है 100 छोटा है, तो ये क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये इससे छोटा है तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक बड़ा होगा। तो देखो 110 में से आप 100 माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10। तो आपको एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ऐसे दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20, कितनी हो जाएगी, दो की वैल्यू 20 हो जाएगी, क्योंकि अपन 110 में से 10 माइनस करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो मुझे ऐसे बताओ कि यहाँ पर इसको बड़ा होने के लिए घटाओगे या जोड़ोगे, तो 110 से बड़ा होने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे अपन, 110 प्लस 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 130, कितना आ जाएगा 130। तो पहले का जो प्रति किलोग्राम मूल्य रहा होगा वो कितना होगा 130। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 155 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों में विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब समांतर पटरियां हैं, एक इधर जा रही है तो एक इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो विपरीत डायरेक्शन में क्या होता है आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है, एक्स प्लस वाई कर देंगे। जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या कर देंगे, अपन प्लस कर देंगे। तो क्या पूछ रहे हैं, एक दूसरे से कितने सेकंड मिलेंगे, तो डिस्टेंस बता दो टोटल कितनी हो जाएगी। एक तो 155 मीटर है और 160 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास कितना आएगी 315 मीटर। या सुनो, यहाँ से मुझे रिलेटिव स्पीड बता दो कितने हो जाएंगे, देखो 74 और 52, 74 और 52 कितने हो जाएगी अपने पास, कितना हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 126। अब देखो ये दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आप लोगों को निकालना किसे है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में अपन यहाँ से लेते हैं 5/18 से, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 18 से कितना होता है 126, 7 पंजे कितना होता है 35, तो 35 मीटर पर सेकंड आ गया ना। तो टाइम निकालना, अपने पास स्पीड आ गई, जो रिलेटिव स्पीड है अपने पास कितना आएगी 35 मीटर पर सेकंड। ये सुनो, इतना समझ में आया? अब टाइम का फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितने दे रखी है आप लोगों के पास 315, स्पीड कितनी दे रखी है 35। अब देखो इसको सोल्व कर लो, अगर 35 नंबर आप करते हो तो कितना आता है 315, तो 35 से चलाएगा 9 टाइम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 सेकंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये 2025 में आया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 2025 में, जो अपन ने पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप है वो भरी हुई टंकी को 63 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक जो पाइप है वो भर रहा है और दूसरा पाइप क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी का 2/3 भरने में लगा समय बताओ। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जो ये भी 2025 में है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो प्रीवियस बहुत इंपॉर्टेंट माना, अगर आपने लास्ट 3 इयर्स के भी क्वेश्चन कर रखे होंगे एनटीपीसी के लिए, तो आपके जो 30 में से 27-28 क्वेश्चन तो आपको एजीटीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, अगर ए कितने घंटे में बढ़ता है 9 घंटे में बढ़ता है, ए कितने घंटे में बढ़ता है 9 घंटे में बढ़ता है, वो भरी हुई टंकी को जो खाली कर रहा है मैं इसको मानने से दर्शा रहा हूँ, ये कितने घंटे में बढ़ रहा है 63 घंटे में बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम बता दो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ से इसकी एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 963, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 63, -1 दर्शा रहा हूँ, -1 मतलब ये खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो मैं मान लो कि ए खोल रहा हूँ और बी को खोल रहा हूँ, समझ में आया। देखो ये 7 भर रहा है, ये 7 भर रहा है और ये माइनस खाली कर रहा है, तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 6, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखो इसकी एफिशिएंसी, दोनों को कितना वर्क कराना है अपन को 2/3, दोनों को वर्क कितना करा रहा है 2/3। तो देखो 63 का मैं अगर 2/3 करता हूं तो ये वर्क कराना है, तो यहाँ से देखो कितना वर्क हो जाएगा, कितना वर्क हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इक्की दूनी कितना हो जाएगा 42, इक्की दूनी कितना हो जाएगा 42। अब मुझे बता दो इसका टाइम कितना लगेगा, दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो दोनों कितना हो जाएगा 42, और दोनों वर्क का एफिशिएंसी कितनी है इनकी 6। तो देखो 6 और इसमें भाग दो तो कितना आ जाएगा 7 घंटे, कितना आ जाएगा 7 घंटे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक स्कूल की कक्षा में अक्स पहले वर्ष में छात्रों की संख्या 12% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 9% कम हो जाती है। दूसरे वर्ष के अंत में छात्रों की संख्या 1274 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में अक्स छात्रों की संख्या क्या थी, ये पूछा है। मुझे से बता दो टोटल मान लो कितनी थी अक्स थी, कितनी छात्रों की संख्या इसमें दिया हुआ है अक्स है, तो 12% बढ़ गई। तो मान लो कि पहले वर्ष में 12% बढ़ गई तो कितनी होगी, कितनी हो गई होगी, ये सो इतना समझ में आ रहा है। फिर बोला दूसरे वर्ष में 9% कम होगी, तो इस टोटल जो ये हो गई पहले वर्ष में, तो अब इसकी 9% कम कर देंगे, 9% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 91/100। तो ये दो दूसरे वर्ष की जो अंत में आएगी वो संख्या, वो छात्रों की संख्या आएगी तो कितनी आ जाएगी 1274, ये कितनी आ जाएगी 1274, समझ में आया।
अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 से कितना हो गया, 4 एकम 112, और कितना हो गया यहाँ से 91 से कैंसिल आउट कर दो इसको, यहाँ से 91 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 14, और 14 से कितना हो जाएगा यहाँ से, 14 से कितना हो जाएगा 8 बार, कितना हो जाएगा 14 से 8 बार, 4 से कितना हो जाएगा 2 बार, 4 से कितना हो जाएगा 25 बार, 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से 50 बार, कितना हो जाएगा 50 बार, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा 125, और जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1250। तो जो शुरुआत में छात्र थे वो कितने थे 1250, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यापारी 1500 रुपए में एक घड़ी खरीदता है, खरीदता मतलब सीपी, और 10% घाटे पर बेच देता है, फिर वह उसी मॉडल पर 1600 रुपए में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है, कुल लाभ या हानि बताना है आपको। अब मुझे इसे बता दो सीपी कितना उसका 1500, कितना है सीपी 1500। अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस चाहिए तो कैसे निकालोगे, 10% घाटे पर बेच देता है, मतलब अगर कोई वस्तु 1500 की वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है तो 1500 की वैल्यू टोटल कितना है 100, 10% घाटे पर बेच रहा है मतलब कितने पर निकालना है मुझे, 90 की वैल्यू निकाली। ठीक है, यहाँ से अगर 90 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो गया, 15 नंबर कितना होता है यहाँ से 1350। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, अगर इस पर 10% आप माइनस करोगे तो यहाँ से जो आएगा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 1350, तो अपने एक निकालिए। अगर अपने दूसरा मॉडल की बात करें जिसका सीपी कितना है 1600 रुपए, जिसका सीपी कितना है 1600 रुपए, लेकिन ये क्या कर रहा है 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब जो 1600 है वो 100 रुपए की वस्तु है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस को अपन 100 मानते हैं, और 120 पर बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा अपने पास 1920, कितना हो गया 1920। अब मुझे ऐसे बता दो, यहां पर आप एक चीज बताओ मुझे, पहले वाले पर कितना का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देखो 1500 की वस्तु खरीद रहा है और 1350 में बेच रहा है, यहां से लिखता हूं पहला वाला, 1500 में तो खरीद रहा है सीपी, और ये हो गया एसपी, कितने बेच रहा है 1350, तो यहाँ तो लाभ हो रहा है या हानि, मुझे लाभ हो रहा है कितने का, सॉरी हानि हो रही कितने की 150 रुपए की, कितने की आ रही होनी है 150 रुपए की, और दूसरे वाले में देखो 1600 रुपए में तो खरीदा और 1920 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ से लाभ होगा हानि, तो लाभ होगा कितने रुपए का 320 रुपए का। देखो इसको टोटल ओवरऑल पूछा है कि कितना परसेंट का लाभ होगा या हानि होगी, तो मुझे इसे बता दो यहाँ पर हानि हो रही है पहले में, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो टोटल क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से इसमें माइनस कर देंगे तो 320 में से आप 150 माइनस कर दोगे तो उसका लाभ बचेगा कितना 170, तो 170 का लाभ बचेगा, क्योंकि अगर 150 की हानि होती और 150 का ही क्या होता प्रॉफिट, तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर यहाँ से प्रॉफिट कम होता तो क्या हो जाता हानि हो जाती, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है नीचे, तो कितना ज्यादा हो रहा है 170 ज्यादा हो रहा है, तो 170 प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो किस पर हो रहा है, एक तो 1500 और एक 1600, इन दोनों कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, तो 1500 प्लस 1600 कितना हो जाएगा यहाँ से 3100 हो जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अपन कुल लाभ बताना है, तो कुल लाभ इतना परसेंट हो रहा है रुपए में, तो और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100, तो डबल जीरो कैंसिल आउट करेंगे, और 170 में अपन 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.48% का क्या होगा इसको प्रॉफिट हो रहा, 5.48 के ऊपर प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोला गया, देखो एक आयताकार बगीचे और एक बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब एक आयताकार और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है अपन को बराबर है, यदि पहले बगीचे की जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है अपन को 32 और 8, तो वर्गाकार जो बगीचा है उसका परिमाप बताना है। आयत कैसा होता है, ऐसा होता है ना, आयत कैसा होता है ऐसा होता है, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, क्या होती है इक्वल, तो मैंने ये वर्ग बना दिया। अब क्या बोला गया है, जो पहला साइड दे रखा है इसकी जो अपन को लंबाई लंबाई तो दे रखा है 32, इसकी चौड़ाई दे रखी है 28, और इसकी जो अपन लेंथ मान लेते कितनी है 1, तो बोला इनका क्षेत्रफल बराबर है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और ये बराबर दे रखा है क्या वर्ग के क्षेत्रफल के स्क्वायर के, यहाँ पर लंबाई कितना है 32 और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है 8, तो ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के, ये सोनो इतना समझ में आया। देखो या तो आप 32 इंटू 8 कर लो तभी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अपन इसको करना है तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो 16 इंटू 2 लिख सकते हो इंटू 8, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 16 लिख सकते हो, 8 इंटू 16 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहां से अगर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 16, ए बराबर कितना आ जाएगा 16, क्योंकि देखो 2 बार 16 है तो 16 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने ए बराबर कितना आ जाएगा 16। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला तो सबको आता है, कितना होता है 4 इंटू ए अपने पास कितना है 16, तो कितना हो गया 16 चौक 64 मीटर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। ये बोला कि एन का मान बताना है, जबकि अपन को दे रखा है ये और इसके बराबर ये दे रखा है, तो आपको पास एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए जो शर्ट्स एंड कंडीशंस का होता है, ए इंटू एम, ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि जो बेस होता है उसको एक कर देते हैं और जो पावर होती है उनको एड कर देते हैं, एक तो ऐसा लगेगा इसमें। अगर मैं बोलूँ ए की पावर एम बराबर है ए की पावर एन, तो जो अपन जब इस प्रकार बराबर होती है तो अपन एम बराबर क्या कर देते हैं इनकी पावर को क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं,
एक फॉर्मूला ये लगेगा ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, तो ये ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। कैसे? अगर देखो यहाँ पर ये पहला वाला लग रहा है, ये क्या लग रहा है, पहले वाला, तो देखो इसको बेस को समान कर दो और माइनस का 7 प्लस कर दो 3n+4, ये सोनो। यहाँ से देखो उसको ऊपर लेके चला जाओ, 11-5 कर दोगे, 11-5 कर दोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, पहले वाले में मैंने ये लगा दिया, इस वाले में ये लगा दिया। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3n, और यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 7 में से प्लस का 4 गया तो कितना हो गया, माइनस का 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको बराबर कर दो, अगर अपन को बेस बराबर है तो अपन क्या कर देंगे, इसको पावर को बराबर कर देंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, 3n-3 बराबर कितना होता है, 6। यहाँ से 3n बराबर कितना हो जाएगा, 9, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3, n बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो n बराबर पूछा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। अक्षय अपनी बिक्री राशि से पहले 2% की वृद्धि करता है और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार इसकी वर्तमान में 1,62,800 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री बताओ। देखो, जब जब आपकी फ्रैक्शन आती है, जैसे 25%, 50%, तो अपन को रेशियो से कर लेंगे। अगर अपन नहीं आ रहा है, जैसे 8% आ गया, 12% आ गया, जैसे इस प्रकार की फ्रैक्शन आती है, तो अपन उसको बेसिक से करेंगे, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था। देखो, अब 2% की फ्रैक्शन वैल्यू इजी है, कितनी है, 1/50 होती है। देखो वृद्धि हो रही, मतलब पहले 50 थी, अब 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी, 50-51 होगी। फिर बोला 25%, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/4, कितनी होती है, 1/4, तो 4 से कितना हो रहा है, यहाँ से 50, 4 से वैल्यू कितनी हो रही है, 5 बढ़ रही है। ठीक है, अगर देखो यहाँ से मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर रेशियो क्रॉस में मल्टीप्लाई कट रहा है, जैसे यहाँ से क्रॉस में कट रहा है ना, 5 से कितना हो जाएगा, 10 टाइम, तो काट लिया करो। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 40, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 51। तो ये 2 वर्ष पहले की दे रखी है और ये दे रखी है, मतलब ये तो अब की दे रखी है वर्तमान में, ये 2 वर्ष पहले की दे रखी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्तमान मतलब 51 की वैल्यू दे रखी है, 1,42,800, तो दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, 51 की, और पूछा किसकी है अपन को, 2 वर्ष पहले की, मतलब 40 की वैल्यू पूछा है, तो 40 को निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर इसको 51 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 2800, कितना आ जाएगा, 2800, और 28 इंटू 4 कितना होता है, यहाँ से 112, और कितनी जीरो लग जाएगी, 3 जीरो, कितनी जीरो लग जाएगी, यहाँ से 3 जीरो, कितना हो जाएगा, 1,12,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज एबीसी है और डीईएफ दोनों समरूप है। दोनों समरूप है मतलब क्या होता है, इनकी जो भुजाएं क्या होती है, रेशियो में बराबर होगी। यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, ये दे रखा है डी ई एफ। अब उनको बीसी और ईएफ का रेशियो दे रखा है, तो ट्रायंगल ऑफ डीईएफ, अपन बोला ट्रायंगल ऑफ डीईएफ, और ये दे रखा है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, अगर आपको एरिया पूछे ना, तो जो भी चीज दे रखा ना उसका स्क्वायर करके रख दो। जो भी चीज दे रखा है आपको, मान लो साइड दे रखा है तो साइड का स्क्वायर करके रख दो इनके बराबर। अगर आपको क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है तो मीडियन का स्क्वायर करके रख दो इनके बराबर। अगर आपको हाइट दे रखा है तो हाइट का स्क्वायर करके रख दो। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मुझे साइड दे रखा है, तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो डीईएफ है, ऊपर ऊपर डीईएफ पूछा है, तो जो डीएफ की साइड कौन सी है, ईएफ दे रखी है, तो यहाँ पर जो मैं लिखूंगा ईएफ का, और क्या पूछा है, इस एरिया पूछा है, एरिया करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। अगर परिमाप पूछा तो मैं एजिटिस लिख देता यहाँ पर। ठीक है, अब पूछा नीचे वाली बीसी, बीसी कौन सी की साइड है, एबीसी की साइड, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बीसी का स्क्वायर। तो ये इसका एरिया जाएगा, जो साइड का रेशियो आएगा वही क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल का रेशियो आ जाएगा। अगर यहाँ पर हाइट दे रखा होता है तो हाइट का स्क्वायर कर दे, तो भी क्या आता है अपने पास, डीईएफ और एबीसी का क्या आ जाता, रेशियो आ जाता। तो अपने पास ईएफ की वैल्यू है ना, कितनी है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 16, 16/1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 16। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो 48 पुरुष है एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं, तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो टोटल वर्क निकाल लेंगे पहले, 48 मेन जो 5 दिन में एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकती है। फिर ऐसे बोल रहा है कि ऐसे ही 40 वुमेन है, वो उसी काम को एक काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में कर लेते हैं। तो देखो इसको सोल्व करना है, तो देखो 5 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार। 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार। 5 घंटा 40 होता ना, 8 से कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा। 3 से कितना हो जाएगा, 2, 3 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम। यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 2 मेन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 वुमेन। तो वो मेन और वुमेन की अपना एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, ये मैंने बराबर क्यों किया, क्योंकि देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी क्या है, टोटल वर्क, तो दोनों टोटल वर्क मैंने क्या कर दिया, बराबर। तो सबसे पहले अपन टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं, कितना वर्क कर लेते हैं, टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। या तो इसमें रखोगे आप मेन की एफिशिएंसी, तब भी बराबर आएगा, या इसमें रख दो, किसी में रख दो। तो मैं देखो मैं 40 से गुणा करना ही चाहिए, तो मैं 40 वाले में रख देता हूँ। 40 इंटू वुमेन की एफिशिएंसी अपने पास कितनी है, 2, 40 इंटू 2 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 9 से। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो तो कितना हो गया, 80, और कितना हो गया, 9 72, कितना हो गया, 720।
अब बोला अगर इस काम को 4 पुरुष कौन करे, 4 मेन और 6 महिलाएं, तो देखो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे टोटल ये कितने कर सकते हैं। देखो 4 इंटू मेन की जगह मैंने रख दिया 3 और वुमेन की जगह रख दिया कितना 2, कितना होगा देखो 12 और कितना हो गया 12, मतलब कितने एफिशिएंसी करेंगे ये दोनों, 4 पुरुष और 6 महिला कितनी एफिशिएंसी काम कर देंगे एक दिन में, 24 काम कर देंगे। तो इतना काम करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना दिन टाइम लगेगा, 30 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 256 मीटर स्क्वायर, इसका व्यास बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसकी वैल्यू दे रखा है अपन को 256। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे मुझे से बता दो, यहाँ पर दे रखा पाई, कितना दे रखा है, यहाँ पर पाई दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पाई दे रखा है, कितना दे रखा है हिंदी में देख लेना, पाई पाई दे रखा है। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 256, 4r² वैल्यू कितना हो जाएगा 256। तो अपन को जो व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है, 3 जगह दुगना, मतलब आपको 2r की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 64, तो r² वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8। आपको चाहिए 2r की, तो इधर भी 2r से गुणा कर दो, इधर भी 2r से गुणा कर दो, तो जो व्यास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 16 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, आपको इसमें वैल्यू आनी चाहिए कौन सी, cos 45 की, जो भी जो टेबल होती है ना वो आपको आनी चाहिए। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, कितनी होती है 1/√2, यस और नो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ से 1/√3, कितनी होती है 1/√3। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। देखो नीचे वाले का मैं सबसे पहले एलसीएम लेता हूँ, कितना हो गया, ऊपर वाले का 1/√3 हो जाएगा, यहाँ से नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया √3, तो यहाँ से कितना हो गया 1 + 1, देखो 1/√3, 1/√2 हो गया। अब यहां से कितना हो जाएगा, देखो 2/√3 हो जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। अब देखो ये लिख रहा है तो एच लिख रहा है √3/2 √2, अगर ये ऑप्शन में रहता है तो अपन इसको टिक करेंगे, अगर ये नहीं रहता तो अपन √2 का क्या कर देते परमेंद्र, लेकिन ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया है कि 1 घन सेंटीमीटर मार्बल का वजन आपको देगा 25 ग्राम, 28 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई वाले घनाभीय मार्बल ब्लॉक का वजन इतना किलोग्राम दे रखा है। ध्यान रखना ये ग्राम में दे रखा है, ये किलोग्राम दे रखा है, तो अपन इसको किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ब्लॉक की लंबाई बताओ, तो देखो ब्लॉक का आयतन होगा ना, जो भी ब्लॉक का आयतन होगा वो कैसे निकलेगा अपने पास, ब्लॉक का आयतन निकलेगा ना, वो कैसे निकलेगा, ब्लॉक का वजन कितना है, ब्लॉक का वजन कितना है, और एक जो घन सेंटीमीटर मार्बल का वजन है ना वो लिखेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, एक घन सेंटीमीटर वजन, ठीक है, ये मार्बल का वजन। तो मुझे इसे बता दो 112 किलोग्राम है, 100 केजी है, इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो कितना होगा, 1000 से गुणा कर दूंगा, तो 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखो ब्लॉक का वजन कितना है ये दे रखा है अपने पास, जो एक सेंटीमीटर का उसका वजन कितना है 25 है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा 4080, कितना हो जाएगा 4080। तो जो ब्लॉक है वो क्या है, घनाभ ही है, तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, यहां से मुझे बता दो घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई देता है। तो घनाभ का वॉल्यूम तो निकाल लिया कितना 4480, ये सुन। लंबाई क्वेश्चन में एंड जो 28 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखी है, 50 सेंटीमीटर क्या दे रखी है उसकी मोटाई, ठीक है। और क्या पूछा है, लंबाई पूछा है, तो लंबाई पूछा है, ठीक है। चौड़ाई दे रखा है 28 और ऊंचाई मतलब जो मोटाई दे रखा है वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर लो, यहां से अगर इसको सोल्व करते हैं कितना हो गया, देखो पहले 28 से कैंसिल आउट करूंगा तो 28 से कैंसिल आउट कितना होगा 160 बार, और 5 से अगर कैंसिल आउट करते हो यहाँ से कितना हो जाएगा 32, तो जो लंबाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहले आपने ब्लॉक का आयतन निकाला, तो टोटल ग्राम तो इतना है, उसमें अगर एक घन सेंटीमीटर का भाग देंगे तो अपने पास घनाभ का वॉल्यूम आ जाएगा। घनाभ का वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, इसमें चौड़ाई एंड ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है, घनाभ का आयतन निकाल लिया तो अपनी लंबाई का इसको सोल्व करके आगे सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें बोला गया है एक व्यवसाय में तुषार ने 10,000 का निवेश किया, तुषार ने कितने का निवेश किया 10,000, और सलीम ने किया 20,000 का निवेश किया। तुषार को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 10% भाग प्राप्त हुआ, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, 14,400 के लाभ को तुषार का लाभ का हिस्सा बताना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये रिसेंट में आया हुआ है, इस प्रकार से आते भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए इस प्रकार के क्वेश्चन। देखो तुषार है और एक कौन है, सलील है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको, ठीक है, किसी ना किसी शीट में मिलेगा, देखना। ये 10,000 है, इसने 10,000 इन्वेस्ट किए, कितने ईयर्स के लिए किए, एक ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए, तो एक ईयर्स का अगर मैं 12 से गुणा करूंगा तो ये वैसे भी कट जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा। और ये कितना हो गया 20,000, तो ये भी क्या आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट का रेशियो आएगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा
इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो ले लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 1:2, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। ये सुनो, मुझे से बता दो टोटल अपन को लाभ ये दे रखा है, टोटल लाभ कितना दे रखा है ये, तो इसमें से 10% तो पहले मिल गया तुषार को, तो यहाँ से 10% निकाल लेता हूँ। यहाँ से अगर इसका 10% निकालूंगा, यहाँ से अगर इसका 10% निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 1440, कितना हो गया 1440, तो बचा प्रॉफिट कितना 1400, जो 1400 400 है उसमें से 1440 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचेगा, मेरे पास कितना बचेगा बताओ, 1440 में करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 2960, कितना बचेगा 2960। ये सुनो, अगर ये इतना मेरे पास इतना रुपए बच गया, अगर तो ये बताओ ये जो बचेगा वो किस में बांटेंगे अपन, किस में बांटेंगे, 12,960, ठीक है, कितना हो गया 12,960, सॉरी है ना, तो ये 12,960 है, ये किस में बटेगा, इस रेशियो में बटेगा। देखो 3 में, तो अपन तुषार का ही पूछा है तो तुषार का 1 की वैल्यू चाहिए, टोटल प्रॉफिट कितना है 3 और 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 से अगर इसको कैंसिल आउट करो तो कितना हो जाता है, देखो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 0, तो जो तुषार का जो 10% प्रॉफिट अलग से प्राप्त करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट प्राप्त, 4320 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 4320, क्योंकि बोला ना कि शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित कर लिया जाए, तो उनको पूंजी का जो अनुपात है वो कितना 1:2, तो यहाँ पे 4320 तो अलग से कर लिया और 10% उसको पहले मिल गया कितना 1440, तो यहाँ पे 1440 और जोड़ देंगे तो तुषार का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा अपने पास 5760, कितना आ जाएगा 5760। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो दो सेकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 34 सेंटीमीटर और 25 जो 50 सेंटीमीटर है, तो सेकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, जिनका केंद्र एक ही हो, देखो एक सर्कल बनाया मैंने और ये दूसरा सर्कल बनाया और इनका केंद्र क्या है एक ही है, बड़े वाले का केंद्र भी यही है, छोटे वाले का केंद्र भी क्या है यही है। फिर क्या बोला गया, एक सरल रेखा CAPF जो बड़े वर्त CAPF मतलब जो बड़े वर्त से शुरू होती है और ऐसे जाती है CAPF, ठीक है, सरल रेखा बोला है, यहाँ पर C है और ये क्या है CA है और यहाँ क्या दे रखा है P दे रखा है और ये क्या दे रखा है F पॉइंट दे रखा है, तो F और बोला कि बड़े वर्त को C और बड़े वर्त को F पर प्रतिष्ठित कर रही थी, यहाँ पर C कर रही है यहाँ पर F कर रही है, छोटे वर्त को A और P पर प्रतिष्ठित करी तो आपने लिख दिया सेम, ठीक है, इतना कर लिया। यदि AP बराबर 16 दे रखा है, जो अपन को ये लेंथ दे रखी है ना, ये कितनी दे रखी है 16 दे रखी है, तो CF की लंबाई बताओ। मुझे बताओ यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींचता हूँ, यहाँ से अगर 9 डिग्री का कोण बनाता हूँ तो दूसरे पेन से बताता हूँ हम लोगों को, देखना तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस होगी ये दोनों क्या होगी बराबर होगी, ये सुनो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और ये भी कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। देखो छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर छोटे वाले की रेडियस कितनी देगी 74 दे रखा है व्यास, तो छोटे वाले की रेडियस कितनी होगी 17 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले की रेडियस यही होगी ना। अगर बड़े वाले का जो व्यास 50 सेंटीमीटर दे रखा है तो बड़े वाले का जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन को क्या आ जाएगा समझ में आ जाएगा। तो आप ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल देखो, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है ना बीच वाला, इस पॉइंट को मान लो आप क्या मान लो P डेश, कितना मान लो P डेश। तो आप सबसे पहले ट्रायंगल देखो, यहाँ पर दिख गया O, यहाँ पर ट्रायंगल देखो O P डेश A, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे तो आप मुझे बता दो OP डेश की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ तो क्या हो जाएगा AO स्क्वायर बराबर क्या होता है A P1 डेज का स्क्वायर प्लस O P1 डेज का स्क्वायर, ठीक है। तो AO की वैल्यू पता है कितना है 17 की स्क्वायर है, AP का पता है आपको कितना है 8 का स्क्वायर है, तो OP1 का वैल्यू निकालना है OP1 डेज, तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर इधर माइनस करूंगा कितना होगा 64, तो यहाँ कितना हो गया OP1 डेज का स्क्वायर, तो 289 में से अगर मैं क्या क्या निकालता हूँ 64 का स्क्वायर निकालता हूँ तो मेरे पास आएगा 225, OP1 का स्क्वायर कितना जाएगा अपने पास 225, OP1 कितना जाएगा अपने पास 15, कितना जाएगा 15, तो जो ये लेंथ है मेरे पास 15 आ गई। तो यहां से ऐसे ही मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ कौन सा OP1 डेज F, ठीक है। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं तो देखो मैं यहां से तो 25 का स्क्वायर, यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं 25 का स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा, यहां से जो ये टोटल है वो कितना हो जाएगा P1F का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है OP1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो 25 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 625, कितना हो जाएगा 625 और OP1 निकालिए अपने कितना है 15, 15 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, और यहाँ किसकी वैल्यू निकालनी है P1F का स्क्वायर, तो 625 में से अगर 225 माइनस करते हैं तो अपने पास कितना आएगा 400, तो 400 किसकी वैल्यू हो जाएगी P1F का स्क्वायर, तो अगर P1F की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 20। अब यहाँ से मुझे एक चीज अच्छे से बताओ, एक चीज कैसे बताओगे, देखो यहाँ से देखो, अगर ये टोटल अपने पास जो PF ये P1 डेज था यहाँ पर PF था, अगर ये टोटल कितने आ गई अपने पास 20 आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 आ गई, तो मुझे बताओ ये सेम ये डिस्टेंस भी क्या होगी सेम, क्योंकि सेंटर से ये दोनों क्या हो जाएगी बराबर, तो जो CF की वैल्यू क्या हो जाएगी PF की दुगने जो P1F इसका दुगना ही तो जाएगा, तो CF जो कितना हो जाएगा 2 इंटू P1F कितना है अपने पास 20,
जो CF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो क्या पूछा, CF की वैल्यू तो पूछा है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है ना, जो ये डिस्टेंस होगी ये अपने पास ये वाली डार्क वाली ये अपने 20 निकाली, तो इधर वाली कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 20 कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला गया, एक समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को, जिसमें कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाएं 13.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी बताओ। तो देखो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या क्या होता है, क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना देगा 80, 1/2। देखो समांतर जो साइड होती है कितनी देगी 13.5 और कितना देगा 6.5, और हाइट की वैल्यू अपन को निकालना है, उनके बीच की दूरी, या हाइट बोल दो, या ये हाइट है ना, जो जिस समलंब चतुर्भुज कैसा होता है इस प्रकार से तो होता है ट्रिपेजियम, और जो हाइट होती है यही होती है, और उनके बीच की दूरी भी क्या होती है यही होती है, तो हाइट बोल दो या दूरी बोल दो। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं, देखो 80 और 1/2, 13.5 और 6.5 कितना हो जाएगा यहाँ से, 13.5 और 6.5 कितना हो गया, देखो 19, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एच। देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 टाइम, और ऐसे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो उनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। 5 घंटियां हैं, शुरू में एक साथ बजती हैं, फिर क्रमशः 4, 8 और 12 और 16 सेकंड में और 20 सेकंड में बजती है। तो देखो सबसे पहले 4, 8, 12, 16 एंड 20। जब भी इस प्रकार से जो ये घंटी वाला कितना इनका एलसीएम ले लिया करो, एलसीएम कितना आ जाएगा 240, क्योंकि 240 क्या होगा सबसे कटेगा। तो 240 सेकंड दे रखा है, 240 क्या दे रखा है सेकंड दे रखा है, तो मुझे इसे बता दो यहाँ यहाँ क्या दे रखा है 12 बजे और 3 बजे के बीच में बताना, तो यहाँ से टोटल कितने घंटे हो गए 3 घंटे। अगर इसको मिनट में चेंज कर लो, सबसे पहले मिनट में चेंज करूंगा 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 4 मिनट। इसका मैंने कहने का मतलब क्या है कि हर 4 मिनट में क्या करेंगे ये सारी घंटियां बजेंगी एक साथ, लेकिन ये 3 घंटे दे रखे हैं। अगर इसको मिनट में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा 60 से गुना करूंगा तो कितना हो गया 180 मिनट। तो ऐसे बोला कि 180 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो 180 में 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर मिनट में 4 मिनट में कितनी बज रही है, एक बार बज रही है। तो 180 मिनट में कितनी बजेगी, कितनी बार बजेगी, तो यहाँ से कितने आ जाएगा 45, यहाँ से कितना आ जाएगा 45। तो आप इसमें ऑप्शन 45 नहीं है, इसमें क्या ऑप्शन 45 नहीं है, तो आप ऑप्शन अगर 45 होता तो ऑप्शन 45 करके टिक कर देते। लेकिन ये 45 आया ना, ये ओनली फॉर 12 से जो 12 बज के जो 4 मिनट होगा ना, जो पहली बार बजेगी वो इसमें काउंट नहीं है, उससे आगे के काउंट है। तो इसमें आपको 12 बजे जो बजी है एक साथ वो भी काउंट करना है। कितने बजे करना है, जो 12 बजे एक साथ, ये बोला ना कि 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती है, तो इसमें ये 12 बजे वाला काउंट नहीं है, इसमें 12 से लेकर 3 बजे के बीच में काउंट है। तो 12 बजे भी वाली अपन को काउंट करना है, तो 45 प्लस 1 कौन सा आंसर होगा 46 होगा। कौन सा होगा 46 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला गया 11 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ी जमीन पर 7 मीटर लंबी परछाई डालता है, उसी समय एक मीनार जमीन पर 35 मीटर की लंबी परछाई डालता है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। देखो मैं बोलूंगी 7 मीटर की जो परछाई है उससे कितने मीटर लंबी बन रही है, 11 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ी बन रही है। तो ऐसे बोला कि 35 मीटर परछाई में कितनी बनेगी, तो मुझे बताओ 1 मीटर परछाई में कितनी लंबाई हो जाएगी, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो इतनी लंबाई बनेगी 1 मीटर। अगर 7 मीटर में इतनी बन रही है तो 1 मीटर में इतनी बनेगी, तो मुझे किस निकालना किसमें है 35 मीटर में निकालना। 35 मीटर परछाई में कितनी मीनार की हाइट हो जाएगी, तो किससे गुणा कर दूंगा मैं यहाँ से 35 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से कितना होगा देखो 7 में जो 35 कितना हो जाएगा 55 मीटर। कितना हो जाएगा 55 मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये बेसिक से सोल्व होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले इसको एलसीएम लेते हैं। ये देखो यहाँ से लिखता हूँ 3x, और देखो इजी है 1+1/(1+x-1 - x)। देखो इसका एलसीएम ले लो पहले, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो इधर कर लो, इधर समझाता हूँ। 1 प्लस मैंने इसको इधर उठा के ऐसे लिख लिया 1 - 1 - x। तो इसको अगर सोल्व करता हूँ तो कितना होगा देखो 1 - x प्लस एक्स और डिवाइड क्या हो जाएगा 1 - x। तो यहाँ से देखो एक्स एक्स कैंसिल हो तो बचेगा क्या अपने पास 1/(1 - x)। मतलब जो इसकी वैल्यू बचेगी अपने पास क्या बचेगी, ये बचेगी क्या बचेगी 1/(1 - x)। तो देखो इसको लिखता हूँ नीचे 3x 1+1 ठीक है। अब देखो ये जो 1/(1 - x) है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो 3x, और ये क्या हो जाएगा 1+1 - x। कितना हो जाएगा 1+1 - x। ठीक है, और नीचे डिवाइड 1 से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कितना आ रहा है अपने पास 12। कितना आ रहा है 12। देखो 3 से कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कितना हो जाएगा 1/(2 - x) इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ये सुनो समझ में आया। अगर इसको सोल्व करते हो तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/1। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हो, देखो ऊपर भी कितना है अपने पास अक्स है ना, तो यहाँ पर अक्स रखो, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और कितना हो गया 4x। कितना हो जाएगा 4x, तो ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 5x। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8।
x बराबर कितना हो जाएगा 8/5। देखो या तो 8 में 5 का भाग दे दो, या ये तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, ऊपर कितना हो जाएगा 16, नीचे कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 1.6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6। मैंने ये पूरा बेसिक से बता दिया कि इसको देखो अलग से भी करके बता दिया जैसे, और कैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलता है, क्वेश्चन नंबर 24। ये आया हुआ है एएलपी सीबीटी 2 में। देखो दिखने में तो लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन है नहीं। देखो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो अपने, ये इसकी नीचे कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप, और इससे भी सोल्व कर सकते हो आप। साइन थीटा और कोस थीटा में आप क्या निकल जाओगे, एक वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अपने इसको कैसे जल्दी सोल्व करें, तो मैं से बोल रहा हूँ कि देखो कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। कैसे होता है कंपाउंडेंडो डिविडेंडो, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, तो इसके इक्वल क्या है सी प्लस डी। अगर मुझे इसको ए प्लस बी में, ए अपॉन बी में कन्वर्ट करना है, तो इसमें जो ऑपरेशन लग रहा है वो सेम इसमें लगा दो। इसमें ऑपरेशन क्या लग रहा है, तो नीचे वाला उसमें प्लस कर रहे हैं, तो सी प्लस डी कर दिया, और नीचे में क्या लग रहा है सी माइनस डी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया ना। तो ऐसे ही इसमें लगाएंगे, देखना कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये क्या हो गया 12/1 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मुझे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लगा दूंगा, जो इधर ऑपरेशन लग रहा है ए प्लस बी वाला, मतलब 12+1 कर दूंगा, और क्या कर दूंगा 12-1 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 10, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है अपने पास टेन थीटा, ये कितना हो गया 12 और 1 13, और 12-1 कितना होता है 11। ठीक है, और कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/3। तो अपने पास ये टेन और कोट में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। देखो 121 के 121 रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा, मतलब अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा कितना हो जाएगा 169 अपॉन 121 -3 कर दूंगा। ठीक है, 169 है ही इसमें। कोट स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 121 अपॉन 169, माइनस कर प्लस कर दूंगा 1। देखो 121 से 121 कैंसिल आउट हो जाएगा, 169 से 169 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास 166। ये कितना हो जाएगा 166, और ये कितना हो जाएगा 122। अगर इसको 2 से कैंसिल आउट करते हो तो अपने पास कितना आ जाएगा, अगर 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो गया 2 × 16, और 3 बार चला जाएगा, और कितना हो गया 2 × 12 2 × 2, तो 83/61। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, कौन सा ये कौन सा में आया हुआ है एएलपी सीबीटी 2 में 2025 में रिसेंट वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो, तो मैंने वो इसको अपन एलसीएम से करेंगे। एलसीएम से कैसे करेंगे, देखो इसमें ले लिया मैंने 1 माइनस कोस थीटा, और ये ले लिया मैंने साइन थीटा, इसका एलसीएम ले लिया। देखो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये सुनो। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे लिख दिया आपने, इसको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए स्क्वायर करोगे एक का स्क्वायर एक, बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये सुनो, और 2ab मतलब क्या होता है माइनस का 2 कोस थीटा। नीचे क्या लिख दोगे सेम लिख दो 1 माइनस कोस थीटा, और क्या लिख दो साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 कोस थीटा अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा साइन थीटा से हो रहा है। इसमें 2 कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में, 2 कॉमन ले लो, ऊपर ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, ये दे रखा 1 माइनस कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 2 अपॉन साइन थीटा। ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कोसेक है, क्योंकि साइन क्या होता है देखो साइन थीटा होता है, इसका उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये लिख दिया मैंने 2 कोसेक थीटा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखो 26। एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है एबीसीडी, मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ पहले आपके लिए। ए ये दे रखा समांतर चतुर्भुज, ठीक है ऐसे, ये दे रखा अपने पास कौन सा एबीसीडी, ये ए है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है, जिसकी आमने सामने की जगह होती बराबर होती है। एडी और एसी, मतलब ये जो पॉइंट दे रखा एडी ये वाली भुजा, और एसी एसी ये रहा, इसका मिड पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, तो जो इसका मिड पॉइंट आएगा वो भी वही क्या होगा इसका मिड पॉइंट होगा, तो एडी पर मिलता है ऐसे मिड पॉइंट इस पर मिलता है। ठीक है, मिलानी वाली रेखा की लंबाई कितनी है 2 है, इसकी लेंथ कितनी है 2 है। तो ये बोले यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप हमको 26 दे रखा है तो एडी की लेंथ बताना, तो मुझे से बता दो इसकी लेंथ x मान लो, इसकी लेंथ y मान लो, तो इसका आधा है, अगर ये आधा दे रखा है मतलब y दे रखा है ना y की आधे की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 2, क्योंकि जो अगर आप ऐसे खींचते हो इसके ऐसे आगे बढ़ाते हो तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी y। तो अगर ये आधा दे रखा है तो ये भी कितनी हो जाएगी पूरी कितनी हो जाएगी 2, पूरी कितनी हो जाएगी 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। या तो देखो ऐसे सोच सकते हो, इसमें कुछ फॉर्मूला लगाओ मत, मैं से बोल रहा हूँ इसमें क्वेश्चन बोला कि मध्य बिंदु को मिलाता है, अगर ये मध्य बिंदु को मिलाता है ये बीच में है इसके, ये इसके बीच में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 है, तो ये जो बची हुई ये भी तो मध्य बिंदु होगी। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, जैसे इसका मध्य बिंदु है, ये टोटल कितना है 4 है, तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2, तो ये 2 है तो ये बचा हुआ भी कितना हो जाएगा 2, तो ये अपन को ये साइड है ना y की वैल्यू ये पता लग गई कितनी होती है 4।
तो जो ये ट्रायंगल है ये कौन सा देगा, सॉरी चतुर्भुज, इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप कितना होगा, आमने सामने की भुजाएं को अपन जोड़ देंगे। पहले पहले भुजाएं कौन सी दे रखी है, तो एडी दे रखी है और एक क्या कौन सी दे रखी है, ए। तो देखो ए बी इंटू डीसी करेंगे तो मैं इन दोनों साइड होंगे क्या कर देता हूँ, टू कर देता हूँ, क्योंकि इसको दो बार जोड़ूंगा इसको दो बार जोड़ूंगा तो इसलिए मैंने पहले इन दोनों को जोड़ दिया, एडी, देखो एडी है और ए बी है, इनको एक बार जोड़ लो या इनका दो गुना कर दो, तो या तो ऐसे समझ लो। तो इनका परिमाप कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, परिमाप की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26। तो एडी की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, अक्स है, एबी की वैल्यू निकाली कितनी, 4 इंटू टू, दो से कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से अपन माइनस करेंगे 4 तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी है 9। तो अक्स की अपने क्या माना था, एडी माना था, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। यही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों की परिमाप वाला समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इसे बता दो, ये परिमाप वाला, परिमाप का मतलब क्या होता है, मुझे बता दो, जो एडी की लेंथ है, जो एबी की लेंथ है, वही क्या है, डीसी की लेंथ है, जो एबी की लेंथ है वो डीसी की लेंथ है। तो परिमाप का मतलब यही तो होता है, मुझे बता दो, एडी प्लस एबी प्लस डीसी प्लस बीसी। तो मुझे से बता दो, जो एडी है और जो बीसी है, तो ये दोनों बराबर ही है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, ट्वाइस ऑफ एडी लिख दोगे ना। और जो ए बी है और ये बीसी जो डीसी दे रखा है, इसको भी ट्वाइस ऑफ क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ ए बी लिख दोगे। तो इसमें दो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी प्लस ए बी, तो यही तो मैंने लिखा है। या तो इसको दो गुना करके लिख दो या आप ऐसे कर दोगे तो भी सेम ही आंसर। परिमाप की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू अपने मान ली और इसकी वैल्यू अपने खुद निकाली। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। एक कार्यालय के एक फर्श का आयाम दे रखा है 5 मीटर और 3 मीटर, 60 रुपए प्रति वर्ग की मीटर की दर से दीवार को पेंट करने की लागत इतना है। अगर पेंट करने की लागत इतना है तो दीवार का क्षेत्रफल कितना रहा होगा। अगर चारों दीवारों को, पहले सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बताओ कितना होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और हाइट, हाइट से गुणा कर देंगे। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे, हाइट से गुणा कर देंगे। तो मुझे ऐसे बता दो, तो चारों दीवार को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो जितने रुपए लग रहे हैं और रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना है, इतना है, तो यहाँ से जो चारों दीवार को जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 144 वर्ग मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा 144। तो 2 इंटू लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास 5, चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 और हाइट निकालनी है, तो यहाँ से दो से कितना हो जाएगा 72 टाइम, और यहाँ कितना हो गया 5 3 8 इंटू 8 से कितना हो गया 9। तो जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, कैसे कि बहुलक बराबर क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कर लिया, अब इसको किसी में पूछ लिया, इसमें थ्योरी में पूछ लिया, तो थ्योरी में कैसे पूछेगा, देखो 3 इंटू माध्य का होता है, आप लोगों को पता है 3 इंटू माध्य का होता है, माइनस क्या होता है 2 इंटू माध्य। अब मुझे से बता दो, ये 3 इंटू माध्य का, इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू माध्य का, क्या लिख सकते हो 2 इंटू माध्य का प्लस माध्य का। ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हो माध्य का, माइनस क्या लिख सकते हो 2 इंटू माध्य एज इट इज। मुझे से बता दो, जो ये माध्य का है इसमें कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे बहुलक माइनस माध्य का दिख रहा है, तो बहुलक और जो ये माध्यिका मैंने अलग से लिखा, क्योंकि 2 इंटू माध्यिका प्लस माध्यिका कितना होता है, 2 इंटू माध्यिका प्लस माध्यिका कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 माध्यिका हो जाएगा ना, तो यहाँ से माइनस कर दूंगा माध्यिका। ठीक है, क्या हो जाएगा माध्यिका, यहाँ पर क्या बचेगा 2 इंटू माध्यिका और माइनस में क्या बच रहा है 2 इंटू माध्य। अब देखो ये तो एजीटी चल रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बहुलक माइनस माध्य, देखो बहुलक माइनस माध्य, 2 कॉमन माध्य का माइनस माध्य, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप ये टिक मत कर देना, ये आपको एक इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो आपको ये टिक करना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 में। देखो इस क्वेश्चन में करना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन को ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बताना है। देखो इजी है दिखने में, तो कहां से शुरू करें, तो मुझे बताओ इसको पकड़ लो आप। तो इसकी अगर पकड़ोगे तो ये क्या दे रखा है 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3, ये दे रखा है 30 स्क्वायर। अगर इसमें आप 3 कॉमन ले लोगे, 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ देखो 3 का पूरा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मुझे इसमें बता दो, इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इसका 3 का स्क्वायर कर लोगे, यहाँ पर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना 2 का स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर इसमें 9 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 4, कितना कितना बचेगा 4, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, समझ में आया इतना, इसको मैंने खोल के बता दिया। ऐसे ही यहाँ पर कितना बचेगा 3 का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर कितना बचेगा 10 का स्क्वायर। तो मुझे इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है ना, ये कितनी दे रखी है 385, तो 3 स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 385, इनका स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 385 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3465। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एलजेब्रा का क्वेश्चन भी रखा है मैंने, क्योंकि कितने दिन से अपने एलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। बाकी ये फॉर्मूला मैंने स्टार्ट में जो पीवाईपी क्वेश्चन, जो पीवाईपी सीरीज करा रखी है उसमें करा रखा है। अगर आपको ए प्लस वन बाई ए बराबर के दे रखा है और स्क्वायर पूछ ले कभी भी, प्लस वाला दे रखा है और प्लस वाला स्क्वायर पूछ ले, तो क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस टू कर देना। यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये पूछा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और दो माइनस कर देंगे, तो 49 में दो माइनस करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।